अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं अपने टॉपिक बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर को। ये सिर्फ नम्स का टॉपिक है, MD-CAT का ये टॉपिक रिमूव्ड है बैक्टीरिया का, लेकिन रिकमेंडेड, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि चूंकि आपके सिलेबस में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस जो है वो इंक्लूडेड है, तो बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर की वीडियो कम से कम जो है वो आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। तो वेलकम, बैक्टीरिया के टॉपिक को अब शुरू करते हैं। आपके सामने ये बैक्टीरियल सेल जो है वो बना हुआ है। इसके पास्ट पेपर्स अगर आप देखेंगे तो सिंध के गालिबन 2017 के सवाल और यूएचएस के 2012 के सवाल, बेतहाशा सवाल हैं इस बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर के टॉपिक से। ठीक है, मतलब आपको ढेर सारे क्वेश्चन सिर्फ इन दो पास्ट पेपर्स के अंदर से मिल जाते हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये एक बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि स्मॉलर अपेंडेजेस जो है वो प्रोट्रूड आउट कर रही है और एक लॉन्गर अपेंडेज प्रोट्रूड आउट कर रही है। इसके अलावा आपको इसका इन्वेलप नजर आ रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल नजर आ रहा है, राइबोसोम नजर आ रहे हैं। तो हमने यही पढ़ना है कि इसके तमाम जो फीचर्स हैं, एक तो वो कहां कहां पर लोकेटेड है और उनकी फंक्शनल फिजियोलॉजी क्या, मतलब उनमें क्या क्या चीजें जो हैं वो हमने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है और उसी के मुताबिक फिर हमने उनके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास फिमरी आते हैं। अब फिमरी आपको यहाँ पर अपेंडेजेस की शक्ल में नजर आ रहे हैं, जो कि सबसे छोटे छोटे अपेंडेजेस अगर आप यहाँ पर लोकेट करते हैं तो आपको यहाँ पर बने हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा, इन फिमरी जो होते हैं वो अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया की वेरियस सरफेसेस के ऊपर। अगर आपने देखना चाहते हैं कि किसी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया ने जाकर अटैच होना है, तो वो ये स्ट्रक्चर है जो उसको हेल्प करेगा। और इसको हम कहते हैं कि ये जो ट्रू फिमरी होता है ना, ट्रू फिमरी, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहना ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं होते, बट मोस्टली दे आर सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है, वो है प्लाज्मिड का। अब ये प्लाज्मिड याद रखना, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। याद रखना है, ये न्यूक्लियोइड जो कि बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो नहीं होता, ये उससे हटके एक डीएनए होता है। इसको हम कहते हैं दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट, और ये भी सर्कुलर ही होता है। ठीक है, ये भी सर्कुलर ही होता है। और इसके अलावा इसमें हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स, और सिंपली अगर आपने कहना है तो रेजिस्टेंट जीन्स पर मुश्तमिल ये एक स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह से अगर आप इसके फंक्शन को समझना चाहते हैं तो वो इसकी जीन्स जो है वो आपको बता देती हैं कि इंसेक्ट के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस, कुछ छोटे छोटे माइक्रो इंसेक्ट्स के खिलाफ अगर रेजिस्टेंस चाहिए बैक्टीरिया को, तो वो इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो प्लाज्मिड की बात कर लिया। बात करते हैं पिलाए की। पिलाए याद रखना है, ये भी छोटे छोटे अपेंडेजेस ही होते हैं, बट इनमें जो डिफरेंस होता है वो इनके फंक्शन में होता है। याद रखना, ये आपके पास कॉन्जुगेशन में इस्तेमाल होते हैं। कॉन्जुगेशन अगर आपने समझना है तो ये सेक्सुअल मोड है या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का। इसके लिए आपका पिलाए का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। अगर इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पिलाए होता है ये शॉर्ट होता है, नॉन हेलिकल होता है। मतलब हेलिकल जो स्प्रिंग सी नेचर होती है, जैसे फ्लैजिला में हम पढ़ेंगे कि पाई जाती है, बट यहां पर वो पिलाए के अंदर नहीं होती। और बुक कहती है ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये प्रोटीन का नाम भी आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। ये एमसीक्यू में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में बनते हैं ऐसे ऑप्शंस। इसके अलावा ये हॉलो होता है, खाली आपके पास एक अपेंडेज टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, कॉन्जुगेशन करवाना, बैक्टीरिया की सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपके पास पिलाए का स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है। अगला स्ट्रक्चर आपको यहां पर बना हुआ नजर आ रहा है स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया के, वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम को तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमने आपके पास कंपैरिजन में भी डिस्कस किया था, और हमने राइबोसोम के टॉपिक के अंदर भी ये वाली बात की थी कि राइबोसोम जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं। 70s टाइप के होते हैं, इसमें लार्जर सब यूनिट जो होता है वो 50s टाइप का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30s टाइप का होता है। ठीक है, और आपके पास राइबोसोम ये भी पता होना चाहिए कैसी ऑर्गेनेल है, क्या इनमें कोई मेम्ब्रेन है, क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्या ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। याद रखना है कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ये भी हमने एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिया सेल वाले चैप्टर का। ठीक हो गया। अगला है पॉइंट इसके साइटोप्लाज्म के हवाले से। ये आपको साइटोप्लाज्म को मैंने लेबल कर दिया, ये देखें यहां पर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में याद रखना है कि इसमें जेल लाइक कंसिस्टेंसी, इवन के केपीके की बुक कहती है कि जेलेटिनस मटेरियल कहलाता है। ये क्या मैंने कहा, जेलेटिनस मटेरियल, क्योंकि इसमें साइटोजेल जो होता है वो पाया जाता है अबंडेंटली, तभी इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होती है। और कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल इस साइटोप्लाज्म में नहीं पाई जाती, कोई साइटोस्केलेटन यहां नहीं पाया जाता। ये बैक्टीरिया के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नम्स का अगर एग्जाम देना है या कोई और एग्जाम देना है तो यही पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछ रहा होता है। पास्ट पेपर में भी आपको दिखाऊंगा भी, कोई साइटोस्केलेटन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मौजूद। हाँ, इनके
एनालॉगस स्ट्रक्चर जरूर मौजूद है। जैसे अभी एक मीजोसोम की हम बात करेंगे, वो मीजोसोम किसका एनालॉग होता है? यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग होता है मीजोसोम आपका। ठीक है, अब यहां पर देखें, आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले जरा यहां पर इसकी इन्वेजिनेशन यहां पर आपको नजर आ रही है। इस इन्वेजिनेशन को हम नाम देते हैं मीजोसोम का। और अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका ये स्ट्रक्चर एनालॉग है, तो आपने बताना है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। और ये मीसोसोम का काम क्या होता है? इसमें एंजाइम्स पड़े होते हैं किस किस के? डीएनए रेप्लिकेशन के, और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स होते हैं आपके पास रेस्पायरेशन के, बैक्टीरियल रेस्पायरेशन के। ठीक है, ये बातें एसोसिएट कर लेनी है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा आता है, अगर हम उसको लेबल करना चाहें तो वो है सिस्ट्स का। अब सिस्ट के हवाले से आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स याद रखने, चाहे पीएच हो, चाहे टेम्परेचर हो, सिस्ट जो होते हैं वो सबके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, पीएच रेजिस्टेंट, बट यहां पे एमसीक्यू है, दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। तो फिर ये क्या है? हीट के खिलाफ सेंसिटिव है, मतलब हीट यहां पर आकर इन पर अपना एक्शन शो कर सकती है। तो सिस्ट के हवाले से आपने ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। स्पोर से इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी डेरोगेट करती है, बिकॉज दोज आर द स्ट्रक्चर्स, एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, जो कि हीट के खिलाफ भी रेजिस्टेंट हैं, जो कि टेम्परेचर के खिलाफ भी रेजिस्टेंट हैं, और पीएच के खिलाफ भी रेजिस्टेंट है। तो ये सारी बातें आपने जो है वो याद रखनी है। अब बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज आपने पिलाए के लिए पढ़ी है ना, उनको उलट कर दो, उलट, बिल्कुल उलट। अगर वो होलो है तो ये फ्लैजेला नॉन होलो है, अगर वो नॉन हेलिकल है तो ये हेलिकल है, अगर वो शॉर्ट है तो ये लॉन्ग है। ठीक है, बड़ा आसान है इसकी प्रॉपर्टीज को याद करना। एक याद करो, दूसरी वाली के लिए उलट कर दो। वहां पर पाइलिन प्रोटीन थी, यहां पर फ्लैजेलन प्रोटीन है। अब आपने ये नहीं कहना माइक्रोट्यूब्यूल्स क्यों नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भाई यूकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है, वो इसका कैरेक्टर नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल यहां कहां से आ गए? आगे हमारे पास फ्लैजेला का फंक्शन क्या है, याद रखना, ये कीमोटैक्सिस में अपना रोल प्ले करता है। बैक्टीरिया ने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूवमेंट शो करनी है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू हेल्प आवर बैक्टीरियल सेल। ठीक हो गया। आगे हमारे पास डेफिनेटली इसका न्यूक्लियोइड मटेरियल आता है। अब इस न्यूक्लियोइड मटेरियल को जरा समझिएगा, बेतहाशा ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके हवाले से। न्यूक्लियोइड मटेरियल के हवाले से याद रखना है, ये आपके पास सर्कुलर होता है, पहली बात, डबल स्ट्रैंडेड होता है, दूसरी बात। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ना यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है। डबल स्ट्रैंडेड तो वहां भी होता है लेकिन लीनियर होता है। यहां पर ये सर्कुलर है और मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, मिथाइलेटेड होता है। इसके अलावा ये हैप्लॉइड होता है, सिंगल एन लिखना है इसके साथ, डबल एन नहीं लिखना। और एक पंजाब वाली बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है कि ई कोलाई का जो न्यूक्लियोइड मटेरियल होता है ना, उसका डायमीटर होता है 14,000 माइक्रोन। ये पंजाब वाली बुक की इंफॉर्मेशन, 14,000 माइक्रोन होता है उसका डायमीटर। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके हवाले से हमने एक इंफॉर्मेशन तो पहले ही पढ़ ली है कि इसकी इन्वेजिनेशन को मीजोसोम का नाम देते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन के और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद हैं। बट अब यहां पर मैं बताने लगा हूं कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना हम कहते हैं दिस इज द बायोलॉजिकली एक्टिव मेम्ब्रेन। व्हाई? क्यों इसको बायोलॉजिकली एक्टिव मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो इन्वेजिनेशन है, इसमें वो वाली एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन के लिए नहीं प्रोमिनेंट नहीं होती उसके अंदर। वहां पर उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल मौजूद है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हो जानी है, और अगर डीएनए रेप्लिकेशन होना है तो उसके लिए न्यूक्लियस मौजूद है। यहां पर जो काम होने हैं डीएनए रेप्लिकेशन या रेस्पिरेशन वाले, वो इसकी मेम्ब्रेन के अंदर होने, तभी इसको बायोलॉजिकली एक्टिव मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और इसकी जो मीजोसोम होती है, दे मिमिक्स द एक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात हमने पहले ही कर ली है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रोकैरियोटिक वहां पे भी बताया था, यहां फिर बता रहा हूं कि स्टीरोल्स को लैक करती है। ये कोलेस्टेरोल जो है वो यहां पर मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगला कंपोनेंट है इसका पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब एक तो चीज तुम लोग मुझे जरा बताओ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस को मैंने सेल के चैप्टर में किसका एनालॉग बताया था? कुछ याद आता है? नहीं याद आता तो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज द एनालॉग ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इन द सेल। लाइसोसोम सेल के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर वो काम पेरीप्लाज्मिक स्पेस करवाता है। अभी डिटेल में तुम्हें बताता हूं, यहां पर अगली कुछ स्लाइड्स में मैंने ढेर सारे एंजाइम्स का नाम मेंशन किया है, वो तुमने जरा देखने हैं।
यहां पर बात नहीं करते, उसको स्लाइड में देखेंगे। लेकिन तुमने ये बात याद रखनी है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, और ये किसका फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है? तुम्हारे इस बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइसोसोम का। ऑल दो लाइसोसोम तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं, बट ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल याद रखना, ये एक कंप्लीट रिगार्डेड स्ट्रक्चर होता है। आपके पास पेप्टिडोग्लाइकेन इसका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन होमोपोलीसेकेराइड है या हेटेरोपोलीसेकेराइड है? बोलो, हेटेरोपोलीसेकेराइड है, ठीक है। और तुम्हारे पास इसको म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। कंप्लीट सेल वॉल को बैक्टीरिया में हम सेक्यूलस का नाम दे रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और यही वो फीचर, अगर तुमसे पूछा जाए मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, दैट इज सेल वॉल, ठीक है, दैट इज सेल वॉल। अब इसके काम क्या होते हैं? ये तुम्हारे पास ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट कर रहा होता है। इसका सेल एनवेलप में जिक्र अगली स्लाइड्स में दोबारा करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सवाल आ गया यहां पर, पेरीप्लाज्मिक स्पेस में तुम्हारे पास कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स तुम्हारी बुक से ही उठाकर यहां जिक्र कर रहा हूं, इनको याद रखोगे तुम लोग। कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है ना, सबसे पहले तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कंपैरिजन में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि रेयरली ये प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव में, बट तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लिस्ट भी तुम्हारी केपी की बुक दे देती है, और वो मैंने यहां पर मेंशन भी कर दी है, ताकि अगर तुमसे पूछा जाए कि टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाई एक बैक्टीरिया, क्या इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस रेयरली फाउंड होगी या हमेशा? तो तुमने हमेशा बताना है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमेशा ही पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से मौजूद होते हैं? बीटा लैक्टमेजेस मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है? ये पेनिसिलिन को डिग्रेड करते हैं। पेनिसिलिन क्या है? तुम्हारे पास एक दवाई है जिसने बैक्टीरिया पर एक्ट करना है। इसके अलावा कुछ और बीटा लैक्टम्स यहां मौजूद होते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एक्ट करेंगे, क्योंकि लाइसोसोम्स के कंपैरेटिवली ये लोग एक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सी तुम्हारी बुक बताती है। विब्रियो कॉलेरा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये कौन सी बीमारी कॉज करवाता है? ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी कॉज करवाता है। टीबी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसका जिक्र हमने साइज एंड शेप में कल दोबारा करना है, ये भी तुम्हारे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक हो गया। आगे चलो, आगे हमारे पास एक क्वेश्चन सिंध का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन? कौन सा कैरेक्टर नहीं है? सर्कल कर लिया करो जब भी नॉट की बात करें। इट इज वेरी डेलिकेट, एनी डैमेज कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां पर रेस्पिरेशन हो रही है, यहां पर तुम्हारे पास डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। अब ये स्ट्रक्चर अगर तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मुझे बताओ कि क्या बैक्टीरिया की डेथ नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तभी इसको हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट लैक्स स्टीरोल्स लाइक कोलेस्टेरोल, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूबैक्टीरिया कंटेन्स ब्रांच्ड कार्बन चेन्स एंड आर्चियोबैक्टीरिया कंटेन्स अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स। याद रखना ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ये तुम्हारी फेडरल की बुक की इंफॉर्मेशन है, जहां पे तुम्हें ये पता चलता है कि यूबैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांच्ड कार्बन चेन्स हैं और आर्चियोबैक्टीरिया में अनब्रांच्ड है। अगली बात है, इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। बिल्कुल, इसके जो मीसोसोम का स्ट्रक्चर है वहां पर ये पाई जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इतना कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है इस एक एमसीक्यू से। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। याद रखना बच्चों, ये जवाब नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन हमारी पंजाब वाली बुक एट्रीब्यूट करती है सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। ये एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों ने एसोसिएट करनी है। आगे चलो, आगे है हमारे पास स्टोरेज बॉडीज के हवाले से बैक्टीरिया की। यूजफुल स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं और तुम्हारे पास वेस्ट स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं। वेस्ट स्टोरेज बॉडीज को तुमने आला की निमोनिक्स से याद रखना। बड़े आला किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। आला में जो ए है वो तुम्हारे पास अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टिक एसिड को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसिटिक एसिड। तो ये बड़े आला किस्म के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो तुम्हारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर पाए जाते हैं। यूजफुल के लिए तुमने एफ जीपीएस की निमोनिक याद रखनी है। जीपीएस तो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, एफ ऊपर साथ लगा दो। एफ से मुराद है फैट्स, जी से मुराद है ग्लाइकोजन, पी से मुराद है फास्फोरस, एस से मुराद है सल्फर। लेकिन यहां पर एक और एमसीक्यू भी बनता है। क्या बनता है सर जी? बताता हूं। वो तुमसे ये बात पूछता है कि ऑर्गेनिक यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन से? ऑर्गेनिक
तो याद रखना ऑर्गेनिक में तुम्हारे पास फैट्स आ जाते हैं और ग्लाइकोजन आ जाते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए इनऑर्गेनिक कौन से हैं, वो तुम्हारे पास मिनरल्स हैं जो कि फास्फोरस और सल्फर मेंशन किए जाते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए इनऑर्गेनिक यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन से, तो 4 ना मेंशन कर देना, 2 हैं यहां पर, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं सेल एनवेलप की। मैक्रोमोलिक्यूल से बनती है सेल एनवेलप, याद रखना आउटर होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हम लोग जो है ना वो लेबल करते हैं, कभी कभार सेल मेम्ब्रेन को भी इसी के अंदर शुमार कर किया जाता है, बट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो है सेल वॉल का, वो है स्लाइम का, वो है कैप्सूल का। स्लाइम और कैप्सूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लाइम का और कैप्सूल का जब कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है स्लाइम जो होता है वो लूज सॉलेबल शीट होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जबकि कैप्सूल जो होता है वो टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा स्लाइम लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इसके लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, बट कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीनेशियस होती है, सिर्फ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। काम इनका क्या होता है, स्लाइम जो होता है वो पैथोजेनिसिटी या डेंजरस बनाने में बैक्टीरिया को हेल्प करता है, और कैप्सूल जो है वो कॉलोनी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो ये शेप मेंटेनेंस में अपना रोल प्ले करती है, और तुम्हारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ठीक है। इसको म्यूरिन भी बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। अगली बात है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस। इसको यहां सबसे पहले ऊपर मेंशन कर देते हैं। ये तुम्हारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और तुम्हारे पास है ये वाला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले ये चीज तुम लोग एसोसिएट करोगे। ग्राम पॉजिटिव के हवाले से सबसे पहले यहां पर देखो, इसको प्राइमरी डाई से जब स्टेन किया जाता है, क्रिस्टा वायलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं आयोडीन के साथ, तो ये पर्पल कलर देता है। क्या मैंने कहा, पर्पल कलर देता है। ग्राम नेगेटिव प्राइमरी डाई को रिस्ट्रेन करता है, सेकेंडरी डाई फिर इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको हम सेफ्रॉनिन बोलते हैं। ये आयोडीन के साथ पिंक कलर जो है वो ग्राम नेगेटिव पर छिड़कने पर शो करता है, ठीक है। अब अगले डिफरेंसेस क्या हैं, लेयर्स कितनी होती हैं ग्राम पॉजिटिव में, याद रखना यहां पर पहले पॉजिटिव मेंशन कर लेते हैं, यहां पर मेंशन कर लेते हैं नेगेटिव। लेयर्स याद रखना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मौजूद होती है, यहां पर तुम्हारे पास 2 मौजूद होती हैं। अगर लेयर ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये परमिएबिलिटी इसकी कम होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी चूंकि लेयर्स कम हैं और तुम्हारे पास परमिएबिलिटी ज्यादा है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस तुम्हें रेयरली नजर आती है और तुम्हारे पास ग्राम नेगेटिव में हमेशा नजर आती है, ठीक है। लिपोइड मटेरियल याद रखना ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव में कम होता है। इसके बरक्स जो टीकोइक या लिपोटीकोइक एसिड होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होते हैं, ग्राम नेगेटिव में कम होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन कंटेंट याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। याद रखना ग्राम नेगेटिव में ये सिर्फ और सिर्फ 10% के अंदर मौजूद होता है, वेरी लेस, जबकि ग्राम पॉजिटिव में हम ये वाली बात करते हैं बहुत ज्यादा होता है, 50% के लगभग। एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं तो ग्राम पॉजिटिव पर ज्यादा एक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि इसमें लेयर्स कम है ना और परमिबिलिटी ज्यादा है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम मेंशन कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स का जो कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ एक्शन शो करेगा, लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं उन एंटीबायोटिक्स का जो कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्टिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि कम स्पेक्ट्रम ही स्टैब्लिश हो सकता है। आगे बात करते हैं पिलाए की। तो पिलाए के लिए आपको बस ये डायग्राम याद करनी है, ये आपको नजर आ रहा है। कॉन्जुगेशन में जो है वो पिलाए अपना रोल प्ले करता है। एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ये वाला काम करेगा। और ट्रू पिलाए बात की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपने फ्लाजेला के बारे में। तो फ्लाजेला के साथ याद रखना हम ट्राइकस की टर्म जो है वो एसोसिएट करते हैं। क्या मैंने कहा, ट्राइकस की जो टर्म है वो एसोसिएट करते हैं। अब कल जब हम साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे उसमें हमने कोकाए फ्लाजेला को पढ़ना है। याद रखना कोकाए जो बैक्टीरिया होते हैं दे रेयरली है फ्लाजेला, ठीक है, दे रेयरली है फ्लाजेला। इसके अलावा बेसिला शेप्ड और स्पिरिलियम बैक्टीरिया टाइप के जो होते हैं उनमें कम जो है वो, उनमें ज्यादा आपके पास फ्लाजेला जो है वो मौजूद होते हैं, बट कोकाए बैक्टीरिया के पास रेयरली फ्लाजेला मौजूद होते हैं। अब जरा देखना, एक बैक्टीरियल सेल में फ्लाजेला है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, और अगर पूरे बैक्टीरिया पर फ्लाजेला ही मौजूद है उसकी बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर ये एक बैक्टीरियल सेल है और कोई फ्लाजेला नहीं है तो ट्राइकस की टर्म हमने एसोसिएट किया फ्लाजेला के साथ। अगर कोई फ्लाजेला नहीं है तो इसको बोल देंगे ए ट्राइकस बैक्टीरिया, कोई फ्लाजेला नहीं। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाजेला तुम्हें नजर आ रहा है तो इसको बोल देते हैं मोनोट्राइकस बैक्टीरिया,
और अगर तुम्हें एक फ्लैजेला पर दोनों पोल्स पर एक एक नजर आ रहा है फ्लैजेला, तो इसको बोलेंगे बाइपोलर, चूंकि दोनों पोल्स पर है और एक एक है तो मोनोट्राइकस बोल देंगे। आगे हमारे पास अगर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला सिर्फ एक पोल पर मौजूद है तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस, और अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों साइड्स पर मौजूद है तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, और अगर पूरे ही बैक्टीरिया को सराउंड कर लिया फ्लैजेला ने तो इसको बोल देंगे पेरीट्राइकस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े सवाल बने में इसके पास पेपर्स में। आगे चलो, आगे है तुम्हारे पास के एसेंशियल और तुम्हारे पास मोस्टली फाउंड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, रेयरली फाउंड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं बैक्टीरिया के सेल के अंदर। एसेंशियल याद रखना, एक सेल है ना, तो सेल के होने के लिए जरूरी है सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो, राइबोसोम मौजूद हो, ए मेम्ब्रेनस, और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो मौजूद हो, तब ये एक सेल बन जाएगा। अब मोस्टली फाउंड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं याद रखना, सेल वॉल, प्लाज्मिड, तुम्हें मोस्टली नजर आएंगे, हर दफा नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और रेयरली फाउंड कौन से होते हैं, स्लाइम, कैप्सूल, इसके अलावा फ्लैजेला, पिलाए, फिम्ब्रियाए, क्योंकि ये ट्रू नेचर में सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर नजर आते हैं, तभी इनको रेयरली फाउंड की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास रिकॉल है, ये मेरा एक सवाल है, ये किसी पास्ट पेपर का नहीं है, पास्ट पेपर के भी हम अटेम्प्ट करते हैं। टिकोइक एसिड्स आर बेसिकली फाउंड इन, टिकोइक एसिड्स आर बेसिकली फाउंड इन सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये बात ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नो, ग्राम नेगेटिव में नहीं होते। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव मेम्ब्रेन में नहीं होते, सेल वॉल में होते हैं। सेल वॉल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं, ग्राम नेगेटिव में नहीं होते, ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल्स के अंदर टिकोइक या लिपोटिकोइक एसिड जो है वो मौजूद होते हैं। आगे चलो, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज मिसिंग, बैक्टीरिया कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स प्लाज्मिड कॉपीज। प्लाज्मिड कॉपीज का नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता अगर ये कंपोनेंट मिसिंग है। बताओ भाई वो कंपोनेंट कौन सा है। याद रखना वो कंपोनेंट, देखो प्लाज्मिड जो है ना वो याद रखना एक बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है, वेक्टर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्लाज्मिड जो होता है ना वो अपनी कॉपीज को बना सकता है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्या मैंने कहा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, बट देयर इज अ टूल जो इसको चाहिए सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए। अगर तुम वो टूल मिसिंग कर दोगे तो ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का बैक्टीरिया प्लाज्मिड की कॉपी से इंक्रीज होने से कोई नहीं है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल बच्चों, ये एक डीएनए की सीक्वेंस होती है जिसका मौजूद होना जरूरी है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। क्लोनिंग साइट गलत है, लाइगेज एंजाइम भी गलत है, ठीक है, बीटा के साथ जाएंगे। When the tuft of flagella are present at both the ends in the structure of bacterial cell, ये सिंध का सवाल है, then condition is known as when tuft of flagella are present at both the ends in the structure। अगर तो बोथ एंड्स पर हैं तो ए ट्राइकस तो नहीं ना बोलेंगे, ए ट्राइकस तो एक सिंपल बैक्टीरिया है विदाउट एनी फ्लैजेला। लोफोट्राइकस ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें टफ्ट एक साइड पर मौजूद होता है। पेरीट्राइकस में सराउंड किया होता है फ्लैजेला ने बैक्टीरिया को। एम्फीट्राइकस में बिल्कुल दोनों पोल्स पर मौजूद होते हैं, डेल्टा ठीक है। और बायोट्राइकस कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इसको हम मोनोट्राइकस बाइपोलर मोनोट्राइकस जरूर बोल सकते हैं, बट बायोट्राइकस सिंपल नहीं। फंक्शनली मीजोसोम्स कैन बी कंपेयर्ड विद, ये आपके पास यूएचएस का सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका जवाब है, आसान। राइबोसोम नहीं, पोलीसोम नहीं, गोल्जी बॉडीज गलत है। आगे चलते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक, प्रोकैरियोटिक सेल क्या लैक करते हैं? मीजोसोम तो होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसके साइटोप्लाज्म में नहीं होते, और इसके अलावा यहां पर कोई साइटोस्केलेटन भी जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, आगे चलो। बैक्टीरियल जीनोम बिकम्स डिप्लॉयड। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बैक्टीरियल जीनोम डिप्लॉयड कब बनता है? याद रखना बैक्टीरियल जीनोम आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स नहीं बनता। असल में ना जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करता है तो उसकी इस बाइनरी फिशन के दौरान एक स्टेज आती है जहां पर उसका ये जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है डिप्लॉयड की शक्ल में जाता है, क्योंकि इसने दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होना होता है। बिफोर स्पोर फॉर्मेशन गलत है, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन बिल्कुल ठीक है, आफ्टर बाइनरी फिशन गलत है। ईटा का सवाल था ये वाला। आगे चलो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजेला, फ्लैजेला के हवाले से ये बात करेक्ट है। मेड अप ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ये बात गलत है। कंटेन सेंट्रियोल, ये वाली बात भी गलत है। बेजल बॉडीज के लिए वाली बात ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेजल बॉडीज, ये बात ठीक है बिल्कुल, अभी दिखाता हूं तुम्हें। दे आर इमोटाइल गलत है, ये दे आर मोटाइल। अब इस चीज को समझने के लिए ना जरा देखो, ये तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये तुम्हें नजर आ रहा है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, और अंदर तुम्हें बेजल बॉडी का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मोटर होती है, यहां से तुम्हें फ्लैजेला प्रोट्रूड आउट होता नजर आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या है, फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते, दे लैक इट, बट दे हैव फ्लैजेलिन प्रोटीन।
इनका डायमीटर तुमने एफटीबी के अकॉर्डिंग याद रखना है, 20 नैनोमीटर का होता है, 20 माइक्रोन इन लेंथ के होते हैं। बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये 3 पार्ट्स याद रखना। और तुमने एक बेसल बॉडी का ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि बेसल बॉडी जो है वो रोटेटरी मोटर के तौर पर एक्ट करती है। वो तुम्हें नजर आ रहा है, रोटर के तौर पर, मोटर के नाम से इसको मेंशन किया जाता है। इसमें जो पार्ट्स होते हैं ना डिस्क या रिंग के, वो 2 होते हैं तुम्हारे पास ग्राम नेगेटिव में, बट ग्राम पॉजिटिव में ये सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, ठीक है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट इसका डायमीटर, लेंथ, 3 पार्ट्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता फ्लैजेलन प्रोटीन। और देखो तुम, फ्लैजेला किससे ओरिजिनेट हो रहा है? इस बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। ये बातें याद रखना। आगे है तुम्हारे पास रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स तुम लोगों ने जरा याद रखनी है। याद रखना, जो बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, दे नीड एनर्जी, दे नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और इसकी एग्जांपल में सूडोमोनास आता है। याद आते हैं सवाल, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन को नीड नहीं करते, दे आर कॉल्ड स्पिरोशीट। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं, दे कैन आइदर ग्रो इन द प्रेजेंस और इवन दे कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसकी एग्जांपल में आता है ई कोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फिर आते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ये तो सिंध का सवाल भी है। नीड लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ लाइक कंपाइलोबैक्टर। तो कंपाइलोबैक्टर अगर मेंशन किया जाए कि माइक्रो एरोफिलिक है तो ये बात ठीक है। आगे बात आती है एंटीबायोटिक्स की। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग, अगेंस्ट लिविंग। तो दे आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया। और इनको तुम डिराइव कैसे करते हो? फ्रॉम बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई से डिराइव कर सकते हो। अब अगर तुम इनका मैसिव इनटेक करवाते हो ना, तो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये नेचुरल सिलेक्शन के एमसीक्यूज यहां से बनते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन का एवोल्यूशन के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उससे ये सवाल बन सकते हैं कि तुम्हें देखो ना, एवोल्यूशन क्या है कि वक्त और हालात या माहौल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेना। अगर तुम एक कॉन्टिन्यूस एंटीबायोटिक की इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को एक्सपोज करवा रहे तो डेफिनेटली उसने उसके खिलाफ अडेप्टेशन अपने अंदर एक्वायर करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। पेनिसिलिन, याद रखना, पेनिसिलिन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑडिटरी नर्व्स और डेफनेस कॉज करवाता है। टेट्रासाइक्लिन परमानेंट डिस्कलरेशन टीथ की करवा सकता है यंग चिल्ड्रन के अंदर। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी एंटीबायोटिक है? डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, ये वाला इफेक्ट कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है? इसका जवाब क्या है? बोलो, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब आगे सवाल क्या है? नम्स का 2023 का द स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया याद रखना, हम बोलते हैं तुम्हारे पास माइकोप्लाज्मा को। और ये इसका साइज वायरस से अगर कंपेयर किया जाए तो उसके लार्जेस्ट वायरस जितना साइज एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का होता है, जो कि पॉक्स वायरस कहलाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं है, एस्चेरिशिया नहीं है, बैसिलस भी नहीं। आगे चलो। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बेटर सर्वाइवल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना, जो नहीं है उसको ऑप्ट करो। हाई पैथोजेनिसिटी, ये बात गलत है। विथस्टैंड डिहाइड्रेशन, ये बात गलत है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है, हमने वो फाइंड करना है जो नहीं है। स्ट्रिक्ट एडहेजन टू इंटरनल सर्फेसेस, बिल्कुल ये बात ठीक है। बैक्टीरिया अपने आप को छुपाने के लिए या यूं कह लो कि बचाने के लिए इंटरनल सर्फेसेस के जाकर एडहेजन करते हैं। और इनके लिए हेल्प कौन करता है? तुम्हारे पास स्लाइम हेल्प कर सकता है। इजी रिकॉग्निशन बाय होस्ट, और इसके अलावा फिम्ब्रियाई भी हेल्प कर सकते हैं। इजी रिकॉग्निशन बाय होस्ट, ये इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर होस्ट ने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये तो बेटर सर्वाइवल के लिए कैरेक्टरिस्टिक ना हुआ। आगे चलो। ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन अ जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल? अब देखो, जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल में क्या मौजूद होता है? फ्लैजेलम, पेलाई, कैप्सूल, सेल वॉल। अब देखो, ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये या तो रेयरली फाउंड है या मोस्टली फाउंड है। हर बैक्टीरियल सेल में नहीं हो सकता, तो हम यहां जाएंगे ऑल ऑफ द अबव के साथ, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो हर बैक्टीरियल सेल में हो, ठीक है। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस, तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस नहीं, पेरीट्राइकस नहीं, पेरीट्राइकस ही बोलते हैं। ए ट्राइकस नहीं, मोनोट्राइकस नहीं, और डिप्लोट्राइकस तो कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया, हम बताते हैं जो कॉन्जुगेशन के अंदर थिन अपेंडेजेस हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि कॉन्जुगेशन का पूछा ना हमने, कहां पढ़ा था अभी? पिलाए होता है, तो इसको ऑप्ट करेंगे। मेम्ब्रेन नहीं, फ्लैजेला कीमोटेक्सिस में हेल्प करता है, टेंटिकल कुछ भी नहीं होता, और सीलिया भी यहां मौजूद नहीं होता,
ठीक है, आगे चलो। आगे हमारे पास नेम द वन इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, सिंध का सवाल है ये। तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा है, इसके एंजाइम्स कहां होते हैं, तुम्हारे मीसोसोम्स के अंदर, सिस्ट के अंदर नहीं होते, राइबोसोम के अंदर भी नहीं होते, स्पोर्स के अंदर भी नहीं होते। ठीक है, आगे चलो। ये है यूएचएस का 2011 का सवाल, एंटीबायोटिक्स एक्ट अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स लिविंग चीजों के खिलाफ एक्ट करती हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग। तो इसका जवाब क्या होगा, बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ये वाली बात जो है वो ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस के खिलाफ, एलर्जीज के खिलाफ नहीं। बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस याद रखना, एंटीबायोटिक्स का वायरसेस के खिलाफ कोई असर नहीं होता। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस में डिटेल में बात की थी कि वायरसेस जो हैं दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये बात यहां से गलत हो जाती है और वायरल डिजीजेस भी गलत हो जाते हैं। तो ये एमसीक्यू सिर्फ डिस्ट्रैक्टर के तौर पर डाला हुआ है ताकि तुम इसको ऑप्ट करो, और अपीलिंग भी है। आगे चलो, यूएचएस का 2012 का सवाल, प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन द, तो प्लास्टिड्स किसके स्ट्रक्चर होते हैं, एनिमल्स के अंदर तो नहीं होते, एनिमल्स के अंदर नहीं होते, प्लांट्स के अंदर होते हैं, और वायरसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होते। आगे चलो, हमारे पास और कोई सवाल है, बिल्कुल है। मीसोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक बात है। आरएनए सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, मेटाबॉलिज्म गलत है। डीएनए रेप्लिकेशन या रेस्पिरेशन के ऑप्शंस को तुम हमेशा ऑप्ट करोगे। आगे चलो, डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स इज, कैसा होता है, डीएनए मॉलिक्यूल प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है, ध्यान से इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। सिंगल, ठीक है, सर्कुलर मॉलिक्यूल, तो ठीक लग रहा है, ये आगे पढ़ते हैं। लीनियर, ये तो गलत, बिल्कुल ही गलत हो गया, लीनियर फिर गलत हो गया, लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है। सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन ना अल्फा के कंपैरिजन में ज्यादा सही है, तो तुम अल्फा को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि यहां पर उसने उसकी स्ट्रैंडेड नेचर का भी जिक्र किया जो कि अल्फा में नहीं था, तो तुम डेल्टा के साथ जाओगे, बेटर ऑप्शन। आगे चलो, न्यूक्लियोइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन, यूएचएस का 2015 का सवाल है, किसमें नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है तुम्हारे बैक्टीरिया का, ये याद कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो, कैंपाइलोबैक्टर एक बैक्टीरिया इसमें होगा, सायानोबैक्टीरिया में भी होगा, एक बैक्टीरिया है। स्पाइरोशीट ये भी होगा, ये भी बैक्टीरिया है। गॉबलेट सेल्स नहीं, गॉबलेट सेल्स तो तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो बैक्टीरियल सेल नहीं है ना, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। डेल्टा ऑप्शन जो है वो जवाब है इसका। आगे चलो, सेल वॉल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल ऑफ अननोन origin was studied and was found to contain polysaccharide chains linked with shorter chain of amino acids। तो ये किसकी बात कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी, बैक्टीरिया डेफिनेटली, फंजाई सेल नहीं है, यहां काइटिन होता है, एलजे में सेलुलोज होता है, कॉर्टेक्स सेल्स में सेल वॉल नहीं होगी, तो इसका जवाब क्या होगा, बैक्टीरिया। अच्छा सवाल था ये, आगे चलो। राइबोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स आर, ये भी यूएचएस का सवाल है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, 80s नहीं होते, 60s नहीं होते, 50s नहीं, 70s होते हैं, ठीक है, जिसका लार्जर सब यूनिट होता है 50s का और स्मॉलर होता है 30s का। आगे चलो, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू गिव अ गेस अबाउट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस। अच्छा, डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गया यहां पे। Which of the following can be straight away excluded from the list, किसको निकाल के फेंक दोगे बाहर। तो देखते हैं, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है बिल्कुल, और उसमें न्यूक्लियस, एमीबा में भी होगा, प्लाज्मोडियम में भी। लैक्टोबैसिलस, याद रखना बच्चों ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ऑल्दो यूनिसेलुलर तो है बट न्यूक्लियस तो नहीं होता ना उसमें, उसमें तो न्यूक्लियोइड होता है, तो ये इसको हम स्ट्रेट अवे एक्सक्लूड कर देंगे। आगे है, बाइनरी फिशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन नॉट फाउंड इन। तो बाइनरी फिशन बैक्टीरिया के अंदर होती है, सूडोमोनास में, कैंपाइलोबैक्टर में, इकोलाई में, यूग्लेना बैक्टीरिया नहीं है, तो इसको ऑप्ट कर लेंगे। चार्ली हमारा ऑप्शन है सही वाला। आगे चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गट लिविंग सिम्बियोट एशेरिशिया कोलाई इज फाउंड। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स की बात कर रहा है, वैसे तो ये साइज एंड शेप का सवाल है, लेकिन चलो बता देता हूं। गट लिविंग सिम्बियोट एशेरिशिया कोलाई जो है वो रॉड शेप टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्लासिफिकेशन हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। राउंड नहीं है, ओवल नहीं है, स्पाइरल नहीं है, इसको दोबारा कल जो है वो बताऊंगा तुम्हें। Many bacteria are motile due to presence of, many bacteria are motile, मोटाइल होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, क्योंकि ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है ना। एंडोपैरासाइट नहीं, ऑब्लिगेट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये तो वायरसेस का कैरेक्टर है। माइक्रोट्यूब्यूल तो यहां होते ही नहीं, यहां तो फ्लैजेलन प्रोटीन होती है। आगे चलो, डैश एज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, और इतनी दफा सवाल आ गया ये वाला। मीसोसोम,
फिम्ब्रियाए, न्यूक्लियोइड, एंडोस्पोर गलत है। ठीक है, आगे चलो। द मेथड विच हेल्प्स इन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी के लिए तुम एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए तुम वैक्सीनेशन का यूज करते हो। यही तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के वैक्सीन वाले टॉपिक में बार बार चीख चीख कर बात पढ़ी है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी गलत है, तो एंटीबायोटिक्स भी गलत है यहां पर। ठीक है, चार्ली के साथ जाएंगे जो कि इम्यूनिटी डेवलप करने में तुम्हें हेल्प करती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीजेस एक्सेप्ट, ये नम्स का अपना सवाल है। बैक्टीरियल डिजीजेस सब हैं, कौन सी नहीं है? कॉलरा, विब्रियो कॉलरा से होती है, वो बैक्टीरिया से होती है, गलत है। ये ट्यूबरक्लोसिस बी बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड बी ए बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियोमाइलिटिस याद रखना, ये तो पोलियो वायरस से होती है ना, तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, तो डेल्टा के साथ जाएंगे। तो खत्म हो गए यहां पर सवाल हमारा, ये वाला टॉपिक आज का। काफी ज्यादा सवाल थे इसके बच्चों, पास्ट पेपर्स में, इसको लाजमी तौर पर जरा देखना अच्छे से। जो नम्स का जिन्होंने स्पेसिफिकली एग्जाम देना है और बाकी एग्जाम्स को, तो वो लाजमी तौर पर इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें। बाकी कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, और साथ ही इंपॉर्टेंस कंट्रोल को पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। फिर किंगडम एनिमेलिया आ जाएगा, उसमें हमने जरा बस कंपैरिजन पढ़ना है तमाम फाइलम्स का, और वर्टिब्रेट्स के टॉपिक को टच करके हमारा इंशाल्लाह कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। नम्स से भी और एमडी कैट से भी फिर हम इंशाल्लाह अपने रिवीजन सेशन के अंदर रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।